अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। हास्य विनोद कथा साहित्य में जो ख्याति बीरबल ने पाई है वैसी शायद ही किसी अन्य को नसीब हुई हो। बीरबल मुगल शासक अकबर के दरबार में मौजूद 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल तीव्र बुद्धि बल के स्वामी थे। उनका मूल नाम महेश दास था। जन्म कहाँ हुआ ये विवाद का विषय है, क्योंकि उत्तर भारत के अनेक स्थान समय समय पर उनके जन्म स्थान होने का दावा करते हैं। समय के साथ अकबर बीरबल के किस्से मशहूर होने लगे और अपनी रोचकता एवं मनोरंजन की क्षमता के कारण इन किस्सों ने बहुत लंबा सफर तय किया। आज भी ये किस्से बड़े चाव से पढ़े सुने जाते हैं। जब बीरबल के मुंह से अपने द्व्यर्थी संवाद का हिंदी अर्थी जवाब सुनकर अकबर झेप गए थे। अकबर और बीरबल एक बार यमुना तट पर टहल रहे थे। मौसम सुहाना था। उन दिनों बीरबल को फारसी सीखने का शौक चल रहा था। ऐसे में फारसी जानना उन दिनों विद्वता की पहचान थी, क्योंकि शासन की भाषा फारसी थी। अकबर को इस बात की जानकारी थी कि बीरबल इन दिनों फारसी सीख रहे हैं। उन्हें बीरबल के साथ चुगल करने का मन हो गया। बीरबल के साथ टहलते टहलते अकबर उस स्थान पर चले गए जहाँ पर उन्होंने और बीरबल ने अपने घोड़े को बांधा था। बीरबल को बादशाह के घोड़े के पास आने का मतलब यही समझ में आया कि अकबर अब महल की वापसी के लिए तत्पर है। इसलिए वे भी अपने घोड़े के पास चले गए और उसे खोलने लगे। अकबर उसे घोड़ा खोलते देखते हुए अपने घोड़े को सहलाते रहे। घोड़े की लगाम जब बीरबल ने ठीक की तब अकबर ने चुगल करते हुए बीरबल से कहा, भाई अस्प पिदर शुमास्त। फारसी में भाई अस्प पिदर शुमास्त के दो अर्थ है। बीरबल दोनों अर्थ समझते थे। इसका पहला अर्थ है यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है और दूसरा अर्थ है यह घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल ने जब अकबर के मुंह से यह द्व्यर्थी स्वाद सुना तो मुस्कुराते हुए बहुत विनम्रता से बोले, दादा हुजूरस्त। फारसी में इस वाक्य के भी दो अर्थ है। पहला अर्थ है हुजूर का दिया हुआ और दूसरा अर्थ है हुजूर का दादा है। बीरबल के मुंह से अपने द्व्यर्थी संवाद का द्व्यर्थी जवाब सुनकर अकबर झेप गए। बात भी सच थी कि बीरबल को वह घोड़ा अकबर ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद अकबर ने बीरबल से फारसी में टक्कर लेने की कभी कोशिश नहीं की। बादशाही मुर्गियों के बीच एकलौता मुर्गा। जब बीरबल का जवाब सुनकर अकबर भी हचकचा गए और मंत्रियों व दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। अकबर और बीरबल के बीच संबंध कुछ इस तरह प्रगाढ़ हो चले थे कि उनके बीच मर्यादा और औपचारिकता की सीमाएं टूटने लगी थी। कई बार उनके बीच चलने वाली नोक-झोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उसकी चपेट में सारे दरबारी भी आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ़ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयत्न में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राजी किया था कि बीरबल जब दरबार में आएंगे तब वे उन्हें बताएंगी रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा है कि राजमहल के पास जो तालाब है उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाए। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा वह शरीफ होगा और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा वह होगा पक्का शैतान। इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया, जिसे उन लोगों ने अपने अंत वस्त्रों में छुपा लिया।
जब दरबार में बीरबल आए तो अकबर ने अपने सपने का ऐलान करते हुए सपने का विवरण दिया और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल यह देखकर चकित रह गए कि अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई सवाल ही उठाया नहीं। आश्चर्य के रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। यह सवाल बीरबल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। अब चूंकि सब तालाब की ओर जा रहे थे, इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वह भी उनके साथ चले। बीरबल ने एक विचित्र बात यह भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और प्रसन्न दिख रहे हैं। बादशाह जो ऐसे मौकों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे, अपने मंत्रियों के साथ चल रहे थे। इस भीड़ में बीरबल खुद को अकेला पा रहे थे। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद जब अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई, बादशाह के तख्त के पास टोकरी भी रख दी गई। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नज़ारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल अब तुम भी डुबकी लगा लो। बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह अकबर भी शामिल है, वरना अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। ये सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरे, डुबकी लगाई, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचे और जोर से बांग दी। वे बांग देते देते ही बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, जहांपनाह, आपकी अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच में ही तो एकमात्र मुर्गा था। अब मेरी बात का भरोसा ना हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा ले। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, बीरबल तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं है। बाल पर सवाल। और फिर इसके बाद अकबर ने बीरबल की हद से हथेली के बाल के बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछा। अकबर और बीरबल के बीच एक विचित्र संबंध था। दोनों के बीच नोक-झोंक और एक दूसरे पर कटाक्षों का उपयोग खूब हुआ करता था। वाक चातुर्य अकबर में भी था, किंतु बीरबल प्राय बाजी मार जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात बताओगे? पूछिए जहांपनाह, अगर बुद्धि काम करेगी तो जरूर बताऊंगा। बीरबल ने कहा, असल में मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद है। बस मुझे अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहाँ बाल क्यों गैर हाजिर है। अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने शीघ्रता से कहा, महाराज इतनी सी बात? मैं तो समझा था कि कोई मुश्किल सवाल आपको परेशान किए दे रहा है। हाँ बीरबल, इसी बात से तो परेशान हूँ। तुम बताओ तो सही कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं। अकबर ने व्यंग्य भाव से मुस्कुराते हुए पूछा, जहांपनाह आप दरिया दिल बादशाह है। अपनी रियाया से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप इन्हें किसी तरह की परेशानी में देखना आपको मंजूर नहीं। इसलिए जब कभी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है
तब आप उसकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को दान देने रहने के कारण आपकी हथेली घिस गई है, इसलिए उस पर बाग नहीं उग पाते। बीरबल ने कहा। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मगन हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक दिन अचानक ही पूछ लिया, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है, इसका मतलब है कि तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उनसे यह सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वे पहले से तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझनें सुलझाने का अवसर देते हैं और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते रहते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेलियां भी घिस गई हैं और उन पर बाल नहीं उगते पाते। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। इसके कुछ दिन बाद अपने दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल, तुमने मेरी हथेली और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम ये देखो कि मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं, उनमें से किसी की भी हथेली पर बाल नहीं है। ऐसा क्यों है? अकबर ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से सोच रखा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, सच्ची बात तो यह है कि दरबार में जब भी आप मुझे इनाम देते हैं, तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत है। लेकिन हताश में हाथ मलने के सिवा वे और भी क्या कर सकते हैं, इसलिए उनकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है, आपने ठीक कहा है जहाँपनाह। बैंगन में इतने गुण है कि इसे औषधि का दर्जा प्राप्त हो सकता है। सुखंडी रोग के पीड़ितों के लिए तो यह गुणकारी है। इसका इस्तेमाल करने से पाचन की समस्या सामने नहीं आती। अपने गुणों के कारण ही तो बैंगन के सिर पर प्राकृतिक रूप से ताज है। बीरबल बोल रहे थे। सामने अकबर बैठे थे। दस्तरखान बिछा था, भोजन परोसा जा चुका था। भोजन में बैंगन का भरता भी शामिल था, जिसे देखकर अकबर ने प्रसन्न होते हुए कहा, तबीयत खुश हो गई। बड़े दिनों के बाद बैंगन का भरता परोसा गया है। मेरे लिए बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है। इतना सुनते ही बीरबल हाँ में हाँ मिलाते हुए बैंगन की शान में कसीदे पढ़ने लगे। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर अकबर और बीरबल को साथ खाने का अवसर मिला। संयोग की बात है कि उस दिन भी बैंगन की भाजी परोसी गई थी। बैंगन की भाजी अकबर को पसंद नहीं थी। उस पर नजर पड़ते ही अकबर खानसामे को बुलाकर डांटने लगे। हाँ, अकबर मुंह बनाने लगे। बोले, किसने कहा था तुम्हें बैंगन की भाजी बनाने को? यह भी कोई खाने की चीज है? खानसामा डर से थर-थर कांपने लगा। बीरबल ने स्थिति भांपते हुए खानसामे से कहा, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ ये बैंगन की भाजी। अब याद रखना, बैंगन बादी होता है। इसे खाने से फोड़े फुंसी की शिकायत होती है। खाज खुजली बढ़ाना बैंगन का काम है, इसलिए इसे बेगुण भी कहते हैं। खानसामा बैंगन की भाजी वहां से उठाकर ले गया, मगर बादशाह अकबर चकित दृष्टि से बीरबल को देखे जा रहे थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, मानो कह रहे हो, जहाँपनाह, अब भोजन तो करना आरंभ करें। मगर अकबर ने खाना आरंभ नहीं किया। उन्होंने बीरबल की आंखों में झांकते हुए कहा, बीरबल, तुम जबान के पक्के नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने बैंगन के गुण गिनाए थे। आज मात्र बैंगन खाने के प्रति मेरी अनिच्छा प्रकट होने पर तुम्हें वही बैंगन बुरा लगने लगा। बीरबल ने अकबर की बातें गंभीरता से सुनी, फिर कहा, जहाँपनाह, मैं बैंगन का नहीं, आपका सेवक हूँ, और सेवक का धर्म है मालिक की दृष्टि से चीजों को देखना।
उस दिन बैंगन का भरता आपकी पसंद की चीज़ थी। तब मैंने आपके स्वाद के साथ उसके सद्गुणों की ओर देखा, और आज जब बैंगन की भाजी परोसी गई, तब उसके प्रति आपकी नापसंदगी प्रकट हुई। तब मैंने बैंगन के अवगुणों की ओर देखा। दरअसल जहाँपना उन दिन भी मैं आपकी दृष्टि से बैंगन को देख रहा था, और आज भी आपकी ही दृष्टि से बैंगन को देखा। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बादशाह संतुष्ट हो गए। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।